Welcome, learners. Let's get ahead to the path of leadership and becoming financial independent by reading books. तो आप सभी का ओपन हार्टेडली स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सक्सेस का रास्ता किताबों से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमारी आज की बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रे क्रॉक जो मैकडॉनल्ड के ओनर है, अब मैकडॉनल्ड क्या है वो तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा फेमस हैमबर्गर बिजनेस का अकेला शहजादा है। तो वहाँ पे जब उनकी एक अच्छी खासी मीटिंग होती है, उनकी अच्छी खासी स्पीच होती है पीएचडी कॉलेज में, उन बच्चों को स्पीच देने के बाद वो कुछ समय कैफेटेरिया में जाकर उनके साथ कुछ बातें करते हैं। तो वो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों ज़रा बताओ कि मैं किस बिजनेस में हूँ। तो बच्चे हंसने लगते हैं। वो दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट करते पूछते हैं, अरे बताओ मैं किस बिजनेस में हूँ। फिर हंसते हैं और उनमें से एक अच्छा खासा ब्रेव इंसान खड़ा होता है और कहता है कि कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। तो उस पे वो हंसकर बोलते हैं रे क्रॉक कि मेरा बिजनेस हैमबर्गर का बिजनेस नहीं है, मेरा रियल बिजनेस है रियल एस्टेट का। तो अब उनको वो सब शौक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये इनका तो मेन बिजनेस हैमबर्गर का है। तो फिर क्या होता है कि वो समझाते हैं कि हम जो हमारा मेन बिजनेस, हमारा मेन फोकस है ना, वो हमने अपने रियल एस्टेट में डाल रखा है। क्योंकि रियल एस्टेट हमारा मेन फोकस इसलिए है क्योंकि हम जो देखते हैं ना, जो हमारा यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगता है हैमबर्गर का, वो रियल एस्टेट की बदौलत ही लगता है। अब जितने भी फेमस स्ट्रीट वगैरह हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आपने गेस किए होंगे कितने बेस्ट प्लेस को चुनता है मैकडॉनल्ड कंपनी। मतलब वो उनका जो मेन फोकस था वो रियल एस्टेट पे था, ना कि हैमबर्गर पे। उनका जो मेन फोकस था ना वो मार्केटिंग पे था। मार्केटिंग मतलब उसको कैसे बेचा जाए। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आप कौन कितना अच्छा बना लेगा। आप क्या पता आप भी हैमबर्गर अच्छा बनाते होंगे उससे, मैकडॉनल्ड से, लेकिन उसके मामले में, मार्केटिंग के मामले में और रियल एस्टेट के मामले में कोई खड़ा हो नहीं सकता उसके पास मैकडॉनल्ड के सामने। तो इसी के लिए अपना रियल जो काम होता है आपका, अपना खुद का बिजनेस, आप उसको फोकस रख के चलिए। आप भले ही एक डे टाइम जॉब करते हो या फिर कुछ भी करते हो, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। वो बिजनेस जहाँ पे आप अपने खुद के एसेट्स डेवलप करें। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बनकर आता है, हमारा सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसी को प्रोफेशन में ले लो। मतलब कि अगर आप कुकिंग सीख रहे हो तो आप शेफ ही बनोगे, अगर आप डांसिंग सीख रहे हो तो आप डांसर ही बनोगे। ऐसा कहीं होना नहीं चाहिए। वैसे तो आपको याद होगा स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी थी, जो उनके मेन फोकस से हटकर कुछ था, लेकिन कहते हैं ना कि पॉइंटिंग ऑन डॉट्स, जब उन्होंने अपने लाइफ में डॉट्स को जोड़ा तो ये पाया कि वो चीज़ उनके कहीं ना कहीं काम आई थी। और आज एप्पल कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। तो अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसको इस मोटिव से सीखिए कि मतलब कुछ करना ही है मुझे इस चीज़ से, लेकिन उसको एज ए इंटरेस्ट लेके चलिए। और ये मत देखिए कि उसमें आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको मेन सीखना, आपका मेन स्किल डेवलप करना चाहिए उस चीज़ में, जिसके बाद आपको अपना रियल पोटेंशियल समझ में आएगा। तो अगर आप किसी और चीज़ के लिए काम करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका खुद का बिजनेस, मतलब आपका एसेट कॉर्प। अब ये ना हो कि आप काम तो कर रहे हैं किसी और के लिए, इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों को अमीर बना रहे हैं, खुद तो गरीबी बन रहे हैं। खुद टैक्सेस के बर्डन के अंदर आप दब कर मरने ही वाले होंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइव्स फॉर समवन एल्स। मगर आप इसका मतलब ये होता है कि आप किसी और के लिए काम करते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे कि क्यों कर रहे हैं किसी की जगह। आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अगर आप कुछ अच्छा ही करना है, कुछ अलग ही करना है ना, तो आप उस चीज़ से हटकर थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपने पे इन्वेस्ट कीजिए और तब काम कीजिए। आपको जो मेन होना चाहिए ना फोकस, वो आपका खुद का डेवलपिंग एसेट्स कॉलम होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि फॉल्स एसेट्स, मतलब एग्जांपल दिया था ना पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कि हमारा जो होता है ना घर, वो हमारा एसेट नहीं है। अब उसने हमारा जो घर होता है वो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट की ले लेता है खुद को डेवलप करवाने में, लेकिन लास्ट में हमारे जेब में कुछ नहीं बचता है। इसीलिए अगर आप अपने घर को रेंट पे दे रहे तो काफ़ी अच्छा बुद्धिमानी से उसको यूज़ कर रहे हैं उस घर को। हाँ, तो आपकी ज़िंदगी समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा टफ बन जाती है जब आप खुद को उस स्टैंडर्ड प्रोफाइल में नहीं मेंटेन करवा पाते। मतलब कि आप पैसे कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं
और आपका एक परफेक्ट जो पैसा का प्रोपोर्शन है वो आपके खुद के पैसे में, आपके खुद के एसेट के कॉलम में नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा और सबसे खराब वर्ड है आई कांट अफोर्ड दिस। अगर आपने ये बोल दिया तो आपने खुद के दिमाग को बंद कर दिया। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने खुद को बोल ही दिया कि मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप रास्ते को थोड़ा निकाल पाइएगा। रास्ता कहाँ है उसको अफोर्ड करने का? तो अगर रास्ते खोजना ही है ना, तो बोलिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये बेस्ट और फेवरेट लाइन थी रिच डैड की। तो अपने सबसे अच्छे चीज़ को अगर आप सुधारना चाहते हो तो अपने माइंड को सुधारिए, अपने माइंड सेट को सुधारिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। मतलब किसी भी महंगी चीज़ को ये मत बोलिए कि नहीं आई कांट अफोर्ड इट या फिर और कुछ भी नेगेटिव बात, उसको बोलिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अपने जो पैसे हैं वो रियल एसेट्स क्या होते हैं? स्टॉक्स हो गए आपके, बॉन्ड्स हो गए आपके, रियल एस्टेट हो गया, नोट्स हो गया, फिर रॉयल्टीज़ हो गई म्यूज़िक वगैरह से। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, अपने खर्चों को कम रखिए, तो कहीं ना कहीं जाकर आप अमीर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। और शायद ही कहीं करते करते आप मेहनत के चलते आप बन जाएं अमीर। तो या फिर एसेट वो भी हो सकता है कि वो कोई भी चीज़ जो आपको पैसा तो ले लेकिन आपको कुछ बाद में जाके इनकम जनरेट करके दे, और जिसका एक ऑलरेडी एक मार्केट हो तैयार। तो आप उस चीज़ को बना सकते। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी और कार को रेंट पे दे दिया। अब वो कार आपके लिए काम कर रही है, अब वो कार आपके लिए एसेट बनकर काम कर रही है। तो इसलिए वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसीलिए उस एसेट को जमा कीजिए जो आपके लिए रियल में एक वैल्यू रखते हैं और जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है, उसको आप खुद से तय करते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें करे जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग करे जा रहे हैं, तो आपको वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो चीज़ लॉस ही करेगा। तो ये रॉबर्ट की काफ़ी अच्छी बात थी। एक उन्होंने कहा था कि जो रिच होते हैं ना वो लग्जरीज को लास्ट में खरीदते हैं। मतलब कि आप ऐसा मान चलिए कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग अपने जितने बड़े बड़े चीज़ें, जितनी कार हो गई, बड़ी कार हो गई या फिर और कुछ भी हो गया, वो चीज़ें लास्ट में खरीदते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग शो ऑफ का जो हमें ले रखा है ना इंटरेस्ट, कि मैं बस इतनी बड़ी घड़ी है, मैं बस एप्पल की वॉच है, मैं बस एप्पल का फ़ोन है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें रिच लोग लास्ट में करते हैं। वो उनका शो ऑफ पता कैसे होता है? वो जो पैसे आते हैं ना उनके एसेट्स में से, वो वहीं से होता है। वो सोचते हैं कि $1 आ गया मेरे एसेट कॉलम में, तो कैसे उसको अपना एम्प्लॉय बनाया जाए, कैसे वो और एम्प्लॉय को मतलब ला सके। $1 मतलब पैसा अगर हमारे एक एसेट कॉलम में आ गया है तो उसको बाहर ना जाने दें। तो कुछ इसी शब्दों के साथ वो कहते हैं, रॉबर्ट कहते हैं कि उनकी जो वाइफ थी उनको बड़ा इंटरेस्ट था मर्सिडीज़ कार में, लेकिन उन्होंने तुरंत ही नहीं खरीदा। उन्होंने पहले अच्छी खासे अमाउंट में डेवलप किया अपना पैसा एसेट कॉलम से। जब पैसे वो आने लगे उनके कॉलम से, एसेट कॉलम से, तो जाके 4 साल के बाद उन्होंने मर्सिडीज़ कार खरीदी और वो कार उनके लिए रियल में वर्थ इट थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।